Hello students. In first lecture of inert gas compounds, we have already discussed, we have introduced you to noble gases and its properties, right? We have seen that how noble gases uh, is located, where it is located. They are mainly group 8 elements. Why? Because they are having 8 electron in their valence shell. Okay, we have seen that all the compounds are you can find in nature, and except organoson. Organoson is a noble gas which actually is synthetic, right? It is not seen in atmosphere. We can prepare it in laboratory, and we have seen that why noble gases are not so reactive, because their valence shell is already, because their valence shell has their octet is already completed. So they are very less reactive, or nearly not reactive at all. So we have seen that. We have also seen that how their sizes varies, how their properties like melting point, boiling point varies, how their physical properties are, their flavor or their color. They do not have any color or flavor or odor. Okay, their oxidation states we have already seen. We have seen that if you want to know that where you can have those, like if you want to work with it, the sources of noble gases, right? From where you can get noble gases. So we have already seen the sources. Then we have seen the use. If you want to use, it can be useful to you, right? In mainly in different kind of lamps, they are very useful. And the radon is radioactive, so it can be useful in radiotherapies, like radioactive, where its activity is actually used, not that its chemical compound. Okay, now we are here at the atomic and physical properties. अब इसमें क्या होता है, आपको अगर उसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखते हो तो उसका मास, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज होंगे जब आप हीलियम से रेडॉन के बारे में हम बात करें, ठीक है? लास्ट के वाले के बारे में नहीं। हीलियम से अगर आप रेडॉन की तरफ जाओगे तो क्या होगा, उसका साइज़ आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है? लेकिन उससे इफ़ेक्ट क्या होगा वो देखना है, ठीक है? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? मतलब अगर एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब वो एटम निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, अगर आप ग्रुप में अपर साइड से लोअर साइड की ओर जाते हो, नीचे जाते हो, तो क्या होती है, वो एनर्जी भी डिक्रीज होती है, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि साइज़ इंक्रीज होने से क्या होगा, उसके न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर उसको आराम से आप थोड़ी एनर्जी में दूर कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही उसका किसी एटम का साइज़ बढ़ता है, उसकी आयोनाइजेशन जो है वो एनर्जी भी डिक्रीज होती है, ठीक है? वो डिक्रीज होगा। अब उसके बाद क्या है, नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो ऊपर से नीचे की ओर अगर आप ग्रुप में जाते हो तो साइज़ क्या होगा एटम का, बढ़ेगा। लेकिन स्पेशली अगर आप नोबल गैसेस की बात कर रहे हो तो फिर भी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो बाकी के ग्रुप हैं उससे क्या होगी, जो बाकी के ग्रुप हैं उससे क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होगी। उसके बहुत सारे कारण, स्पेशल जो कारण है वो ये है कि उसका ऑक्टेट क्या है, ये ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, ठीक है? अगर ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ ठीक से करेगा नहीं। अगर रिलीज़ नहीं करेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना ही नहीं है, वो ऐसे स्टेबल है, तो उससे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है,
और सारे ग्रुप से, और वैसे भी उसका जो साइज़ है वो भी बाकी के जो ग्रुप्स हैं उससे क्या होगा, कम ही होगा। तो ये भी उसके साइज से हिसाब से भी उसकी जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। अब ये उसकी इनर्टनेस जो है वो दर्शाता है, मतलब क्या करता है कि वो ज़्यादा इनर्ट है, वो केमिकली रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है। अगर आप ग्रुप 18 के अंदर एटॉमिक रेडियस और इंटरेक्टिव फोर्सेस की बात करो तो वो बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, अगर आप हीलियम से रेडॉन की तरफ जा रहे हो तो क्या क्या कह रहा है कि वो अब एटॉमिक फोर्सेस, जो एटॉमिक फोर्सेस हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब जो उसके अंदर वांडरवाल फोर्सेस होंगे वो बढ़ रहे हैं। अब वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जाते हो ग्रुप में तो उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा साइज़ होने से क्या होगा कि जब छोटे छोटे एटम होते हैं तो वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं होते, लेकिन अगर बड़े बड़े एटम होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे। अगर ज़्यादा नज़दीक हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम करेंगे, वांडरवाल फोर्सेस के जैसे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस होंगे, कौन सा मॉलिक्यूल और कैसे है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप वांडरवाल फोर्सेस सिंपली ले लो, वैसे ही फोर्सेस क्या करेंगे, उसके बीच रिएक्टिव होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका साइज़ बढ़ रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के नज़दीक है। अब इससे क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे हो रहा है ये, क्योंकि उसके फोर्सेस बढ़ गए तो अब मेल्ट करने के लिए क्या होगा, वो अट्रैक्ट एक दूसरे के और अट्रैक्ट है, क्योंकि वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक है। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मेल्ट करना मतलब क्या होगा, अगर आप कोई चीज़ मेल्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, दो एटम के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको तोड़ रहे हो, तो क्या होगा, वो दोनों एटम अब वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सॉलिड था पहले, अब वो फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गए, कम हो गए। एकदम ख़त्म नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन अगर आप बॉईल करते हो तो क्या कन्वर्ट होने के बाद वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और फिर हम ये ले सकते हैं आइडियली कि उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे इन आइडियल केस, ठीक है। इसलिए अगर साइज़ बढ़ता है तो उसके बीच जो है एटॉमिक फोर्सेस बढ़ते हैं, और उस फोर्सेस की वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन और सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, जो है वो उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे। आपका कोई भी कंपाउंड है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी, वहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आप पाउडर ले लो, ठीक है, अगर वो पाउडर जो है वो सॉलिड है, पाउडर है, ठीक है, तो क्या होंगे, उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। अगर आप उसको किसी लिक्विड में डाल देते हो तो वो सॉल्यूशन कब बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि उसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब वहाँ वाटर आ गया और कोई जो आपका लिक्विड होगा वो आ गया, तो ये सेम टू सेम है, सारा कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं, ये बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर आगे चलते हैं तो क्या है यहाँ पे, अब आपको देखना है कि डेंसिटी भी बढ़ रही है, वो तो नॉर्मल है, ये क्या है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी डेंसिटी जो है वो ले रहे हैं। अब डेंसिटी जो है वो नीचे जाएंगे अगर हम, तो वो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी और कुछ नहीं है, वो मास बाय वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन अब ऊपर से नीचे जा मास उससे भी ज़्यादा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो, अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब ये नॉर्मल बात है, ठीक है। बिकॉज नोबल गैसेस आउटर शेल आर फुल, so they are stable of course and tending not to form any chemical bonds or compounds, okay, because they don't have tendency to gain or lose loss,
electron. They don't want to lose it, okay, because they are already stable. अब हम कुछ प्रॉपर्टी पे नज़र डालते हैं इसकी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना जो है वो अलग है बाकी के जो गैसेस हैं उससे। अब हीलियम से हम ज़ेनॉन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये देखो, ये माइनस में आ रहे हैं सारे, और ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ रहा है, ये माइनस में। इसका मतलब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस ही होंगे। रूम टेम्परेचर क्या, अगर आप 270 से उसको नीचे ले जाते हो, 270 से क्या करते हो, उसको नीचे ले जाते हो, उससे भी कम उसका टेम्परेचर रखते हो, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको उससे नीचे, और वो भी बहुत प्रेशर देना पड़ेगा तभी। ये आसान नहीं है उसको सॉलिड बनाना, ठीक है। और ये देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -269, और ये इन दोनों के बीच भी देखो सिर्फ 1 ही डिग्री का क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि इसको लिक्विड फॉर्म में जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसको रखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये है -270 -269, सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क है। तो ऑफकोर्स रूम टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, सारे के सारे गैसेस होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उसका जो टेम्परेचर है वो 269 से क्या है, ज़्यादा ही है, 25 डिग्री, ठीक है। अब उसका एटमॉस्फेयर में अबंडेंस देख लो, ये बहुत ही कम है। कितना कम है ये, सबसे ज़्यादा जो है वो अबंडेंट क्या है, अबंडेंस है इन सब में से। और अगर हम देखते हैं तो हीलियम और नियॉन कंपाउंड्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते वो भी हम देखेंगे, उसका साइज़ छोटा है और भी कारण है उसके पास डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है। आर्गॉन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड या दो जो है उसके कंपाउंड जो है वो नोन है। क्रिप्टॉन का ये एक कंपाउंड बहुत नोन है, ये एक ही है शायद जो अभी तक नोन है, जो स्टेबल है। नोन है मतलब स्टेबल है, जो आपको स्टेबली मिल सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड जो है वो नोन है। ये फ्लोराइड है, ज़ेनॉन का ऑक्साइड है ये फ्लोराइड, और ऑक्सीफ्लोराइड भी आते हैं जिसके अंदर दोनों ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब आप उसको देखो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसकी रिएक्टिविटी पे कैसे असर डालते हैं, ठीक है। अगर वो रिएक्टिव है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो आपको पता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन अब हम उसमें देखेंगे कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो उसके कुछ जो है वो अगर वो एलिमेंट बनाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव होंगे। अब क्या होगा, कई बार कुछ गैसेस जो हैं जैसे आप आर्गॉन ले लो, अगर वो कंपाउंड बनाएंगे कुछ भी, किसी के साथ भी फ्लोराइड या रिएक्ट करके बनाएंगे, तो उसका जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। कोल फॉर एग्जांपल वो लाइट या फिर एयर, इसका जो अगर वो कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर वाटर, ठीक है, अगर इनके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। या कुछ तो एक्सप्लोजिव भी होते हैं, तो वो खास ध्यान रखना पड़ता है अगर एक्सप्लोजन उसमें ना हो उसके लिए, ठीक है। अब हीलियम और नियॉन जो है आर केमिकली इनर्ट एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, क्योंकि सबसे बड़ा कारण हीलियम और नियॉन क्यों कंपाउंड नहीं बनाते नॉर्मली, क्योंकि वो उनकी केमिकल इनर्टनेस इसलिए है क्योंकि उसकी साइज़ कितनी है, बहुत छोटी है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फ्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन अगर उसको इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं करता, इसलिए वो कंपाउंड नहीं बनाते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर आप उसको डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो टेंडेंसी ही नहीं है, तो आप कंपाउंड कैसे बनाओगे, ठीक है। मतलब हीलियम और नियॉन नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके साइज़ भी बहुत छोटे हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी टेंडेंसी भी कितनी है, ज़ीरो ही है, उसको लेना भी नहीं है, ठीक है। एंड इन एप्स, और दूसरा कारण क्या है कि उसके अंदर डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो कहाँ रखेगा, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसके पास ज़ीरो एफिनिटी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब वो देने के लिए भी टेंडेंसी उसमें नहीं है क्योंकि उसका साइज़ बहुत कम है, ठीक है। अब आर्गॉन
अब आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है वो कुछ रिएक्टिविटी आपको देंगे, और उसका कारण क्या है कि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो क्या होगा, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका कम होगा, उसको कम जो है वो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और उसके पास डी ऑर्बिटल भी है, तो अगर उसको लेना है इलेक्ट्रॉन तो वो लेकर उसको बॉन्ड बनाना है तो वो डी ऑर्बिटल से बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो रिएक्टिव है। जेनॉन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्रिप्टॉन एंड आर्गॉन। जेनॉन क्या होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये तो आप वैसे ही देख सकते हो, अगर साइज़ जो है वो आर्गॉन और क्रिप्टॉन का जो है उससे जेनॉन का क्या होगा, साइज़ बड़ा होगा। ड्यू टू इट्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज़ बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। जैसे साइज़ बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी। रेडॉन इज़ रेडियो एक्टिव एंड इट विल नॉट शो केमिकल रिएक्टिविटी। और अगर वो बनाएगा कोई कंपाउंड, रेडॉन कोई कंपाउंड अगर बनाएगा भी तो हमारे काम का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होगा, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी अगर आप देखने चाहते हो उससे ज़्यादा आपको उसकी जो है वो रेडियो एक्टिविटी देखनी है। तो रेडियो एक्टिवली वो ज़्यादा यूज़फुल है बजाय कि आप उसका कोई केमिकल कंपाउंड बनाओ, ठीक है। अब नोबल गैसेस है उसकी रिएक्टिविटी में और क्या देख सकते हैं, तो क्रिप्टॉन फॉर्म्स ओनली वन नॉन कंपाउंड। क्रिप्टॉन फ्लोराइड जो है ये कंपाउंड बनाता है, ये बहुत नोन है। और नोन का मतलब क्या है कि ये स्टेबल है, दूसरे बन सकते हैं कुछ लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे। जेनॉन शोज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन मैनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि उसका साइज़ क्या है, बड़ा है, ठीक है। देयरफॉर जेनॉन कंबाइंस विद ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ ही बनाएगा, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए। उसको कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट ही चाहिए जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जेनॉन खुद क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले वो एक बार रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। आज हमने देखा कि जो नोबल गैसेस है उसकी एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो क्यों है, उसकी साइज़ जो है वो बढ़ने के साथ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन, सॉल्युबिलिटी या उसका स्टेट। आगे क्या देखा कि वो कौन से स्टेट में, अगर वो कितने टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड होगा या गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल देखे, एटमॉस्फेयर में उसके अबंडेंस भी हमने देखा कि वो कितना एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, और जो नहीं बनाएंगे वो क्यों नहीं बनाएंगे, उसके साइज़ या डी ऑर्बिटल की वजह से नहीं बनाएंगे, वो भी देखा है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कुछ कंपाउंड बन भी रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं और किसके साथ बन रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रिप्टॉन एक ही कंपाउंड बना रहा है, जेनॉन बना रहा है, लेकिन वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी उसके सबसे ज़्यादा नॉन कंपाउंड कहाँ पर है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही ले रहे हैं और बाकी का जो टॉपिक है बाकी हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है।